हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्लू ओशन आईएएस एकेडमी से डॉक्टर मनीष कुमार। आज का चर्चा का विषय है राज्य का नीति निर्देशक तत्व सीरीज 2। सीरीज 1 में हमने इसके मूल भावनाओं को बताया। शायद वो परीक्षा में आपको आसान होगा, लेकिन कुछ अनुच्छेद हैं जिसको अनुच्छेद वाइज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ और इससे एक समझदारी विकसित होगी। तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य का मतलब क्या हुआ? तो राज्य का परिभाषा दिया गया है, वो अनुच्छेद 12 में भी दिया गया था। तो राज्य की परिभाषा दी गई है, अर्थात इसमें राज्य कौन होगा उसके बारे में बतलाया गया है, जैसा कि अनुच्छेद 12 में वर्णित है। दूसरा आते हैं अनुच्छेद 37। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि यह उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। यहाँ परिवर्तनीय का मतलब हुआ कि फोर्सली इम्फोर्स्ड, नॉट इम्फोर्स्ड बाय जुडिशियरी, अर्थात जिस प्रकार से न्यायालय मूल अधिकार को बाध्य रूप से लागू करवाती है, वैसा न्यायालय इस राज्य पर दबाव नहीं डाल सकती, इसे राज्य पर दबाव नहीं डाल सकती। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य दबाव नहीं डाल सकता है, और ताकि आप इसे लागू करें। इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। कर्तव्य बाध्यकारी नहीं होता है, वह नैतिक कर्तव्य है। यह एक दर्शन है, जैसा कि मैंने सीरीज 1 में बताया था। अनुच्छेद 38। इस उपबंध में उल्लेख है कि राज्य लोक कल्याणकारी कार्य करेगा, जो कि मूल भावना है लोक कल्याणकारी, वो अनुच्छेद 38 में है। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो, यह अनुच्छेद 38 में है। राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, यह भी बात है, जिससे गरीबी उन्मूलन हो, अमीर गरीबों के मध्य खाई कम हो, और इसलिए गरीबी उन्मूलन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण उपबंध है जो दिया गया है, राज्य को दिया गया है। इसके अलावा लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करेगा। तो यहाँ पर प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करने की बात किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना आर्थिक भेदभाव, वह इस अनुच्छेद में कहा जा रहा है। अनुच्छेद 39। पुरुष और स्त्री के लिए समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। यह भी समानता की बात कर रहा है, वेतन में भी समानता, और पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं। जैसा कि हमारी पुरुषवादी मानसिकता वाला समाज है, स्त्रियों को कम वेतन देता है उसी कार्य के लिए, पुरुष को अधिक, तो ऐसा हमारा संविधान मना करता है। इसलिए सभी को बराबर कार्य के लिए बराबर वेतन भी मिलेगा। जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। जीविका का भी कोई भी जो उसको काम करने का, जिससे जीविकोपार्जन हो सके, उसको समान अधिकार दिया जाएगा। फिर है भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित में सुनिश्चित हो। भौतिक संसाधन मतलब जितने भी जो भी संपत्ति हैं, जो भी जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक संसाधन हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, उसका नियंत्रण सामूहिक रूप में बोला जा रहा है। तो जो कि मैंने बोला था समाजवाद का भी है यह स्वरूप है। तो सामूहिक हित में सुनिश्चित होना चाहिए, व्यक्तिगत हित नहीं। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ व्यक्तिगत कहीं भी उल्लेख नहीं है, पुरुष है, यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति की विशेष की बात नहीं हो रही है। तो सामूहिक हित में सुनिश्चित हो। दूसरा है धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रीकरण ना हो। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध है। एक ही आदमी के हाथ में केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए अलाभकारी केंद्रीकरण ना हो, सबके पास सबको धन मिले, सबको संसाधन मुहैया कराया जाए। पुरुष एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यह भी हमने बताया, समान कार्य के लिए समान वेतन है। पुरुष और स्त्री कर्मकार और बच्चे की रक्षा के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है कि इसमें उनके आर्थिक परिस्थितियों के दबाव में आकर कोई हानिपूर्वक कार्य ना करें जिससे उनके स्वास्थ्य और आयु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यह उपनिषद से ही लिया गया है। शायद वहाँ पर आप देख रहे हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां। तो किसी को भी
जो है परिस्थिति के दबाव में आकर कार्य ना करना पड़े, आर्थिक समस्या के लाभकारी रूप से वह वैश्यवृत्ति हो या खरीद फरोख्त हो या किसी का बच्चे को शोषण हो, ऐसा इसमें मना किया जा रहा है। इसके अलावा बालकों की स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास अवसर एवं सुविधाएं दी जाए, यही भी बात की जा रही है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण दिया जाए। ऐसा नहीं कि वह उससे बच्चा है तो उसका कोई वैल्यूज़ नहीं है, उसका कोई उसके, क्योंकि कोई भी बच्चा होता है वह हमारे राष्ट्र का भविष्य होता है, इसलिए भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान है। दूसरा आते हैं अनुच्छेद 39 का। इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा जोड़ा गया था। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता इसमें उल्लेख किया गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जिसका तात्पर्य है कि समान न्याय एवं सभी को उनके प्राकृतिक न्याय सुनिश्चित हों। चूँकि न्यायपूर्ण भारत है, न्यायपूर्ण समाज है, राष्ट्र है, तो उसको सुनिश्चित करना है। आर्थिक मजबूरी अन्याय का कारण ना बने। तो आर्थिक रूप से पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं कि वह वकील नहीं कर सकेगा या कोई एडवोकेट नहीं कर पाएगा, तो सरकार उसको एडवोकेट मुहैया कराती है, वकील मुहैया कराती है, ताकि वह अपने रक्षा कर सके और उसको न्याय प्राप्त करने का अवसर यह अनुच्छेद प्रदान करता है। दूसरा है अनुच्छेद 40। ये तो गांधीवादी है, ग्राम स्वराज से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। ग्राम पंचायत के गठन का इसलिए 73वां संविधान संशोधन लागू करके इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आज प्रत्येक सभा प्राय सभी राज्य में आप देख रहे होंगे ग्राम पंचायत का गठन किया है। सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है। इससे आम लोग विकास के कार्यों में अपना सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। अपना आम लोग, जनता का लोकतंत्र का है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च है, तो जनता के द्वारा अपना विकास कर सकें, ये बहुत बड़ी बात है। जनता ही भागीदारी नहीं लेगी तो फिर विकास किस चीज़ का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, जैसे काम, मनरेगा हो गया, सर्व शिक्षा अभियान, लोक सहायता प्राप्त जैसे विकलांग दिव्यांग योजना जो भी संबंधित है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अर्थात ऐसे लोग जो बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असहाय हैं, उन्हें राज्य द्वारा सहायता प्रदान किया जाएगा। बुढ़ापा भी है, बीमारी भी है, बेकारी भी है, तो इसमें क्या है, इसी अनुच्छेद को लागू करने हेतु सरकार द्वारा मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, अच्छे स्वास्थ्य हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, वृद्धा पेंशन, आयुष्मान भारत जैसा प्रयास किया जा रहा है, ताकि अच्छे वातावरण का निर्माण हो और निस्सहाय लोगों को मुक्ति मिले। अनुच्छेद 42 यह क्या कर रहा है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, महिला सशक्तिकरण के लिए भी है। यह यहाँ आप लिख सकते हैं, यह महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण के लिए एम्पावरमेंट जिसको कह सकते हैं, तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। यह मातृ मृत्यु दर, जिससे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण को दूर करना, मानवता को सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। इसलिए राज्य द्वारा मातृत्व अवकाश, जननी योजना इत्यादि जैसे प्रावधान किए गए हैं। तो नेक्स्ट जो अनुच्छेद है 43, वो सीरीज 3 में स्टार्ट करूँगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आगे भी आपको इस प्रकार का वीडियो डालता रहूँगा। एक समझदारी मेरा उद्देश्य है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समझते हुए आप सरकार के बारे में, सरकार के उत्तरदायित्व को समझें। सरकार के उत्तरदायित्व को समझेंगे तो ही आप एक सफल नागरिक होंगे। आप जब एक सफल नागरिक होंगे तो एक सफल राष्ट्र का निर्माण होगा। और सबसे बड़ी बात, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी जैसे कमीशंस में मूल अवधारणा इन अनुच्छेद का नहीं होने के कारण वह बच्चे याद रटते हैं, और रटने से ऐसा नहीं होगा। जब तक आप समझदारी विकसित नहीं करेंगे तब तक आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसी के साथ मैं आज का इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।